तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा कमेंट था कि सर क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए जिससे क्वेश्चन आ सके, है ना। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों, और यही से आपका रिपीट करता है। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना वो सारा प्रीवियस ईयर रिपीट करेगा। तो अगर आप लोग पूरा प्रीवियस ईयर कर लेते हो दोस्तों, तो आपको मैं कह रहा हूं ना 70 क्वेश्चन आता है दोस्तों। 70 में आप लोग 35 ऐसे ही रंग के आओगे। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल यदि प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो, है ना। बाकी दोस्तों 2 नंबर और 5 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसका भी मैं वीडियो आगे लाता रहूंगा। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर नए हो क्लास 12 के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, मैं इसका प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में भी अपना वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग फिजिक्स का 70 एमसीक्यू करने वाला, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो पूरा वीडियो को देखिए, पूरा एमसीक्यू को आपको सेट टाइप से लगाना भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपके स्क्रीन पे है। कहता है वोल्ट मीटर मापता है। तो दोस्तों, वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है दोस्तों? विभवांतर, यानी कि वोल्ट को मापता है। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो वो विभवांतर का ही एसआई मात्रक है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? हाँ दोस्तों, ये कूलाम के नियम में आपको पढ़ना था। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है दोस्तों 9 गुने 10 के पावर 9, है ना। 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको दोस्तों एसआई यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है ना। यानी कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यहाँ पर से क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पर से क्या होगा, ये आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र बराबर फॉर्मूला होता है F/Q, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में Q। एकांक, है ना, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन था, परिभाषा था। ठीक है, और चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए दोस्तों। कहता है विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर होता है, यानी कि दोस्तों विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या कहता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कार्य बटा में आवेश, है ना। कार्य बटा में आवेश, है ना। यहाँ पे दोस्तों एकांक आवेश को, यहाँ पे एकांक आवेश को इन्फिनिटी से लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत विभव कहते हैं, यानी कि कार्य बटा में आवेश, ये फॉर्मूला होता है। इसका एसआई यूनिट भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग क्या याद रखिएगा? वोल्ट याद रखिएगा। ठीक है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, उसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आप लोग देखिएगा। कहता है विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को पता होगा, है ना। इसका आंसर क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलाम और मीटर। कूलाम और मीटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कूलाम मीटर। सी से हमारा कूलाम हो जाएगा, एम से हमारा मीटर हो जाएगा। तो ये ध्यान मत रखना कि ये सेंटीमीटर है, ये क्या है? कूलाम और मीटर है। ठीक है, ये एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इसका एक और एसआई मात्रक होता है दोस्तों डेबाई, है ना। इसका एक और मात्रक है डेबाई। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1 फैराड बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 फैराड बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है 1 फैराड बराबर होता है कूलाम बटा में वोल्ट, है ना। कूलाम बटा में विभव, है ना। 1 फैराड बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं। जब इसको हम लोग ऊपर की ओर लेके जाएंगे दोस्तों तो कूलाम इन्वर्स हो जाएगा। अभी 1 है पावर में, जब ऊपर की ओर ले जाएंगे इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 फैराड का है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैराड का आएगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यह सब ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों पूछा गया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो चलिए मैं इसका आंसर आप सभी को बताता हूं दोस्तों, हाफ सीबी स्क्वायर होता है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ सीबी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। ये सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस सब क्वेश्चन को अगर ध्यान में रखिएगा तो यही का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। किसी माध्यम की अपेक्षित
देखिए यहाँ पे अपेक्षिक लिखना चाहिए था तो ये गलत लिखा। अपेक्षिक परावैधुता यानी कि दोस्तों एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों अपेक्षिक परावैधुतांक का यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, माध्यम में परावैधुता बट्टा में निर्वात में परावैधुता। तो माध्यम में एप्सिलॉन से और निर्वात में एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ठीक है, विद्युतशीलता को कहते हैं। ये माध्यम में विद्युतशीलता है, ये निर्वात में है। तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपसे लोग समझ के आंसर टिक कर रहे होंगे ना। ये तो ऑप्शन कोई भी करा सकते हैं लेकिन समझते हुए करना है हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, एक बिंदु आवेश से Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। देखिए अगर विद्युत विभव का मान पूछे है ना, एक बिंदु आवेश से, क्या दोस्तों, एक बिंदु आवेश से, तो इसका याद क्या रखना है दोस्तों, 1/4 हम लोग ऐसे याद रखते हैं KQ/R, जहाँ K का मान क्या होता है दोस्तों, जहाँ K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे हम लोग याद रखते थे, आप लोग भी याद रखेगा तो ज़्यादा बेटर है, और K का मान आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से याद रखना, नीचे में R होगा, नीचे में R होगा क्या, विद्युत विभव में। यदि दोस्तों आपसे एग्जाम में विद्युत क्षेत्र कर दे, यदि विद्युत क्षेत्र कर दे तो स्क्वायर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला विद्युत क्षेत्र के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, विद्युत विभव के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है दोस्तों, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहता है आवेश बटा में क्षेत्रफल, है ना, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है पानी का वैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का वैद्युत स्थिरांक कितना होता है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, तो यहाँ पे विद्युत धारिता ना, पृथ्वी की विद्युत धारिता कर रहा है, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर से पृथ्वी हमारा क्या होता है दोस्तों, गोलीय होता है ना। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा गोलीय विद्युत धारिता। तो यहाँ पे आप सभी लोग क्या टिक करिएगा जी, है ना। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों यहाँ पे एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 कूलाम बट्टा में सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना। 1 कूलाम बट्टा में 1 सेकेंड, यहाँ पे कह सकते हैं C बटा में S, है ना, 1 C बटा में S, ऐसे भी रहेगा तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल यानी इसको हम लोग कहते हैं EMF, EMF, ठीक है, इसको EMF भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट होगा। बल है तो ये मत मार देना कि न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होता है, SI यूनिट वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता, आप लोग दोस्तों यहाँ पे P देख रहे होंगे, लेकिन आपको पढ़ाया गया होगा दोस्तों रो, कहीं कहीं पढ़ा जाता है, इसको रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं ना। तो आर बराबर आपको यानी प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, रो बाई, है ना, रो बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर से एल बाई ए बाई एल ना। तो क्या होगा यहाँ पर से आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर से एल बाई ए इंटू रो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, यानी कि इसका कहने का मतलब है दोस्तों, है ना, ये रो हमारा क्या दोस्तों, कांस्टेंट। अगर रो का मान निकालना चाहोगे तो इसको इपटी भेजो, तो आर इंटू ए, इसको नीचे भेजो, है ना, गुना में तो इपटी आएगा भागा में। तो ये आपका रो का फॉर्मूला हो गया, देख लो ऑप्शन नंबर ए में, है ना। रो कहो चाहे पी कहो वही होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, ठीक है, तो अगर दोस्तों कहे कि किसी भी तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। यदि तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर तार की मोटाई को बढ़ा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, घटेगा। अगर प्रतिरोधकता से रिलेटेड का है ना, प्रतिरोधकता से रिलेटेड, तो इसका उल्टा हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विद्युत प्रवणता बराबर होता है। विद्युत प्रवणता, है ना, विद्युत प्रवणता बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ जी, dV/dx
dV बाई dx होता है दोस्तों विद्युत प्रवणता का फॉर्मूला। इसको हम लोग dV बाई dx को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध निकालने के लिए जो समीकरण लाया गया था वो यही तो लाया गया था। ठीक है, चलिए देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार हर साल और इस साल भी पूछेगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या, लिखवा लो कहीं पे कॉपी में मुझसे, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या वोल्ट पर मीटर, है ना। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होगा, यहाँ पर से हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर क्या होगा दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों, संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव नहीं है। Q बराबर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा दोस्तों प्लस माइनस एनी, जहाँ n आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E जहाँ आप एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, Q जहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और Q जहाँ आपका आवेश है। ठीक है, Q जहाँ आपका आवेश है। ठीक है, तो अब n के जगह पे हम लोग कौन सा मान भर सकते हैं। तो ये आपको दोस्तों आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत में पढ़ाया गया होगा कि आवेश दोस्तों, ठीक है, आवेश जो होता है उसको हमेशा पूर्ण संख्या में लेते हैं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब दोस्तों ना ही माइनस में होगा, ना ही बट्टा में होगा, ना ही पॉइंट में होगा। ठीक है, ना ही पॉइंट में होगा, ना ही बट्टा में होगा, ऑलवेज पूर्ण संख्या होगा। जैसे 4, 8, 100 ये सब क्या पूर्ण संख्या है। और ये देख सकते हो ये 4.2 और पॉइंट हटाएंगे तो बटा में आ गया ना बटा में, तो ये हमारा नहीं है, एन का मान संभव नहीं है। तो एन का मान संभव कौन सा होगा, ऑलवेज पूर्ण संख्या, 0 से लेकर के 1, 2, 3 डॉट इसी तरीके से बढ़ते चल जाना, न कि 1/2 1/3 ऐसे मत लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए दोस्तों। कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि दोस्तों समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, है ना। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी दोस्तों ये समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ठीक है, धारिता का व्यंजक है ना। धारिता किसे कहते हैं दोस्तों, तो किसी भी चालक की धारिता वह गुण है जो कि उसके अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आवेश को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, जमा कर सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति का यहाँ पे व्यंजक कौन सा सही है ना। व्यंजक कौन सा सही है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला व्यंजक सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा V²/R। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये 10वां क्लास में भी पूछता है और आपका 12th में भी पूछता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों, धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है, तो ये आपको दोस्तों कब पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों कौन सा चैप्टर, करंट वाला एक चैप्टर है ना, अल्टरनेटिव पर प्रत्यावर्ती धारा, है ना। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में इसको पढ़ना है ना। जब प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन पढ़ोगे ना, समीकरण पढ़ोगे ना, तब ये वाला आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो प्रतिघात है ना, धारितीय प्रतिघात जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो 1/ωc होता है। ये W का मतलब क्या समझ रहे हो, ओमेगा, और C का मतलब होता है ये C का मतलब होता है धारिता। ठीक है, तो प्रतिघात वाला क्या हो जाएगा 1/ωc। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। AXZ का अल्फा क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो एलिमेंट है, ये एक तत्व है, इसमें अल्फा क्षय हो रहा है, तो कौन सा राइट होगा ऑप्शन के अनुसार। तो जब अल्फा क्षय होता है दोस्तों तो आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो मैं बताता हूँ दोस्तों। जो द्रव्यमान है यहाँ पे ए है, द्रव्यमान में 4 घटता है और इसमें दोस्तों 2 घटता है। परमाणु संख्या में 2 घटेगा और द्रव्यमान में 4 घटेगा और वो हीलियम का नाभिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीलियम का नाभिक हो जाता है। देख सकते हो पहला नंबर ऑप्शन द्रव्यमान में 4 घटा रहा है और जेड में 2 घटा रहा है, बाकी सब में देख सकते हो सब अलग अलग है ना, अलग अलग है। कोई में घटा रहा है, कोई में जोड़ रहा है, कोई में जोड़ ही रहा है, दोनों में कोई में जोड़ रहा है, कोई में घटा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों में घट रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और ये हीलियम का नाभिक लिखा हुआ रहना चाहिए, तभी जाकर के आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा।
ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अल्फा कण जो है यह मौलिक कण नहीं है। तो मौलिक कण कौन कौन सा होता है? ये तो तीनों को मौलिक कण होता है जो कि प्रायतः सभी तत्व में पाया जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन ऐसे तत्व मौलिक कण है दोस्तों जो कि सभी तत्व में पाए जाते हैं, ठीक है, उपस्थित रहते हैं। बाकी कोई कोई ऐसा तत्व है जो कि नहीं उपस्थित रहता है, इसीलिए उन सभी को मौलिक नहीं माना गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रसारण होना चाहिए? टीवी के लिए दोस्तों कौन सा आवृत्ति होता है? तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया होगा दोस्तों, किसमें? मॉड्यूलेशन जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहता है दोस्तों, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और ये पूछा गया ही है। तो क्षीणता को मापने के लिए हम लोग कौन सा मात्रक को यूज करते हैं? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, हो जाएगा डेसीबल को, ठीक है, डेसीबल को दोस्तों, ठीक है। क्षीणता को नापने के लिए हम किसका मात्रक का यूज करते हैं? तो डेसीबल का, और यहाँ पे ध्वनि का भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, कहता है पी प्रकार का अर्धचालक होता है दोस्तों। पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, पी प्रकार यानी कि पॉजिटिव यानी कि धनावेशित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, पी प्रकार के अर्धचालक में ज़्यादा संख्या किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, धनावेशित होता है, और धनावेशित हमारा कौन सा होता है दोस्तों? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की अधिकता ज़्यादा होती है, ठीक है, अब समझ में आ गया। और बाकी एन प्रकार में नेगेटिव, ऋणावेशित और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 27, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, h/2π, h/2π, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 5 होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको 35 को ही अटेम्प्ट करना, 50% ही अटेम्प्ट करना। तो ये तो दोस्तों पक्का है कि मैं 40 क्वेश्चन आपको मैं लड़ा दूंगा, 40 क्वेश्चन मैं लड़ा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कहता है टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, है ना। टी समय है, धारा आई है और प्रतिरोध आर है, तो उसके कारण दोस्तों चालक में उत्पन्न ऊष्मा, यानी दोस्तों ये कौन सा रूल आता है? जूल का नियम। आप लोग को जूल का नियम पढ़ाया गया होगा, ऊष्मा का, जूल का ऊष्मा का नियम। तो ये फार्मूला कहता है दोस्तों हीट बराबर क्या फार्मूला है? भूल गए? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, I² RT, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, कहता है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है, कैसे? तो चुंबकीय क्षेत्र को एक और ऐसा यूनिट में हम लोग लिख सकते हैं ना जी, टेस्ला को, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए मैं बताता हूँ, वेबर बाय क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 5 टेस्ला, ये 1 टेस्ला का मान हुआ, ये 1 टेस्ला का मान कितना है? 1 वेबर पर मीटर। अगर 5 टेस्ला तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 टेस्ला में क्या होता है? तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देख सकते हैं आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना रिपीट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है ना। यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा RMS, है ना, RMS का मान प्रत्यवर्ती धारा शिखर यानी कि I0 के बीच संबंध होता है ना। प्रत्यवर्ती धारा IMS के बीच और शिखर मान यानी I0 के बीच क्या संबंध है? तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी, IRMS बराबर क्या होता है दोस्तों? 0.707, ऐसे याद करना, 0.707 I0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये संबंध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रत्यवर्ती धारा से ही पूछा गया है, ये भी आपको प्रत्यवर्ती धारा वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन किया गया है। तो देख सकते हैं उससे 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोणीय आवृत्ति गुने प्रेरकत्व हो जाएगा इसका आंसर,
प्रेरणिक प्रतिघात का ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और ये शक्ति गुणांक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति। यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोधकता के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। देखिए ये 2020 में दोस्तों लाल वाला पूछा था, 2020 में लाल पूछा था, 2021 में हरा पूछ दिया है। आपको मैं इधर साइड में देख लो, इधर साइड में आप लोग देख लो, मैं पूरा यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग एक बार पॉज करके अपना देख लेना किस रंग का कितना कोड होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। हरा का क्या होगा दोस्तों, चलिए आप लोग देख ही लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 होता है। हरा का कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, चुंबकीय बी वेक्टर में भी वेक्टर से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला व्यंजक होता है ना। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी वेक्टर है, और भी वेग से गतिशील है कोई आवेश क्यू, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो ये जो बल होगा दोस्तों, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, क्यू इंटू कौन सा सही होगा। देखना ये जो क्रॉस है ना, ये बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, बहुत दिक्कत करता है, ये जो कभी आगे पीछे कर देते हो ना, इसमें गलती होता है। तो इसको आप लोग सटीक याद रखना, वेलोसिटी आगे होगा, है ना, वेलोसिटी आगे होगा, और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र पीछे होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पीछे होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों याद रखिएगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए ये सब प्रीवियस ईयर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और पूछा भी है। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है, यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी वोल्ट को बढ़ाता है या घटाता है, या एसी वोल्ट को घटाता बढ़ाता है। तो आपको मैं बता दूं, जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों वो ओनली फॉर एसी के लिए काम करता है, हमेशा एसी करंट के लिए काम करेगा, यानी कि प्रतिवर्ती धारा के लिए काम करेगा, और यह प्रतिवर्ती धारा के वोल्ट को बढ़ाता और घटाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखिए, यहाँ पे कहता है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या होता है, याद रखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। देखो ये 2017 के आसपास पूछा था, ये 2021 में भी पूछ दिया है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सिंपल है, 90 डिग्री स्टूडेंट टिक करके उनका लिखा हुआ नंबर है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है ना। तो इसका आंसर आप लोग क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है चुंबकीयशीलता यानी कि म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यानी कि दोस्तों म्यू बराबर कौन सा फार्मूला यहाँ पे सही होता है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग को क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यू बराबर बी बाई एच होता है। म्यू बराबर बी बाई एच होता है। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है दोस्तों चुंबकीय यमोत्तर में पार्थविक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा और बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी एच और बी वेक्टर का उग्र घटक बी भी में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों, ये बी एच और बी के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो चलिए मैं इसका रिलेशन का सही आंसर बताता हूँ, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, बी एच बराबर क्या होता है, बी इंटू कॉस डेल्टा। बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, है ना। ध्यान क्या रखिएगा, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर से देख सकते हैं, ये कॉस आपको ध्यान में रखिएगा ना, तो आप लोग आसानी से आंसर टिक करके आ सकते हैं। आपको तो दिमाग में रहेगा कि सर कॉस होगा। अब ये देखो नमन कोण क्या है, डेल्टा है, तो एंगल में तो डेल्टा हो गया, कोण आपका डेल्टा हो गया। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है और बी दिया हुआ है ना। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है बी भी के बीच ना, तो आपको क्या याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। यहाँ देखिए
क्वेश्चन नंबर 42 कहता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, बहुत बार पूछा गया है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। तो यही सब क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम में रहने वाला है। तो आप लोग सिंपली आराम से इस क्वेश्चन को कर दो, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ सीरीज में, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में, तो यहाँ पे जब प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जब राशि एक पार्टिकुलर निकालते हैं तो उसमें जो समानांतर क्रम में फिक्स रहता है ना, वह क्या रहता है दोस्तों? विभवांतर रहता है। और श्रेणी क्रम में जो फिक्स रहता है वह धारा रहता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा, समानांतर क्रम में विभवांतर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 44 1 हेनरी बराबर होता है। हाँ दोस्तों, 1 हेनरी किसके बराबर होता है? तो 1 हेनरी बराबर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा 10 के पावर 3 mH के। 10 के पावर 3 mH के, तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का राइट है। अब देखिए, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 कहता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए तो यहाँ पे जो आवर्तकाल का फॉर्मूला आता है दोस्तों, वो होता है 1/λ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। TA बराबर क्या हो जाएगा? 1/λ। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, कौन सा इसमें सही है? कौन सा इसमें सही है ना? तो ये सब दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ना। ये वाला ज़्यादा खास करके 12 वाला पूछता है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या करना है दोस्तों? इसको आपको क्या करना है? फैक्टर करना है। फैक्टर करिएगा और नीचे से लेते चलिएगा, है ना। 1 और 2 से फैक्टर करना है, 1 और 2 में फैक्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1100 का बेस 2 लिखिएगा, है ना। और इधर में 1 2, है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूल गेट कौन सा है आपको पता होना चाहिए। जब आप लोग अर्धचालक पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको गेट को पढ़ाया गया होगा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये मूल गेट है। बाकी तो ये सब क्या है दोस्तों? 3 गो मूल गेट है, 3 गो मूल गेट है, पता है ना। और बाकी ये सब मिश्रित है, इसी से मिला जुला करके बनाया गया है, इसका यूज करके, इसका यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से आवेशित कण नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जिस पर आवेश नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, फोटोन। यह एक ऊर्जा का पैकेट है, यह एक ऊर्जा का पैकेट है, तो इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, ठीक है। बाकी सब पे आवेश है दोस्तों, अल्फा पे भी है, बीटा पे भी है, इलेक्ट्रॉन पे भी है ना। तभी ना ये सब विकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई विकर्षित होता है या आकर्षित होता है ना। इलेक्ट्रॉन तो भाई पता ही है कि नेगेटिव चार्ज होता है, आवेश होता है इस पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। देखो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम फिर से कोड वाला क्वेश्चन कर दिया, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा, पीला का 4 होगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि पुनः वितरण प्रकाश व्यतिकरण होता है ना। किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का होता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता है दोस्तों फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों, तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका शून्य होता है। द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है, इसमें ऊर्जा पाया जाता है, न कि द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है बोर का आवृत्ति शर्त है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा E1 - E2 H न्यू। E1 - E2 बराबर H न्यू होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है दोस्तों सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसको चालक लिखना चाहिए था ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो चालक है दोस्तों विद्युत का, वो है चांदी, ठीक है, चांदी। अगर अधातु में बात करें, धातु में चांदी होगा, अधातु में हमारा ग्रेफाइट होगा, ये सबको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछता हूँ नॉर गेट है, द्वारक है, उसका बूलियन व्यंजक क्या होगा? उसका व्यंजक क्या होगा दोस्तों? बूलियन व्यंजक। तो इसका आंसर आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए नॉट क्या कहता है इसमें? नॉट और दोस्तों और का मिक्सचर, ये दो चीज का मिक्सचर है। तो नॉट कहता है बार, और कहता है प्लस, और मतलब और चाहिए हमको, और चाहिए, तो प्लस, और नॉट कहता है मतलब बार लगेगा।
तो चलिए भैया और को लिख दो a प्लस बी बराबर y, और यहाँ पे नॉट भी है तो बार लगा दो ना ऊपर में। तो ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी हो गया ना जी। दोनों का बात रख लिए, दोनों खुश हो गया। चलिए है ना, द्विआधारी संख्या, देखो द्विआधारी संख्या आपको आ गया है, द्विआधारी और दार्शनिक संख्या में चेंज करने वाला, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना है जी, इसको आपको चेंज करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 9 10, 9 को 10, ठीक है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कहता है औसत रंग यानी कि पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि औसत रंग के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, अपवर्तनांक का फॉर्मूला है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 शून्य होता है। शक्ति की बात करें शून्य होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है दोस्तों, तो म्यू भी बाई म्यू भी प्लस म्यू आर है ना, म्यू भी प्लस म्यू आर, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप लोग दोस्तों जब खगोलीय दूरदर्शी पढ़ेंगे तो व्यंजक आपके पास आया होगा, तो उसमें व्यंजन दोस्तों F0 बराबर होता है ना, एफ ऑब्जेक्ट कर सकते हो, एफ ऑब्जेक्ट जो बड़ा होता है एफ ई से, यानी कि एक आईपीस लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। दो प्रकार का लेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी बहुत बहुत ज़्यादा होता है ये आईपीस लेंस की तुलना में, ठीक है। तो यही इसका व्यंजक याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। एप्सिलॉन आर मतलब हवा में आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान क्या होता है। तो इसका आंसर आप सभी को क्या याद रखना है दोस्तों, आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है। सी कितना होगा, 1 होता है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 62 याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल जी, हाँ जी सबको पता होना चाहिए है ना। एफ बराबर फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया गया होगा दोस्तों एफ बराबर Q इंटू ई, और ये विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल है। तो यहाँ पे Q इंटू ई देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए यही वाला आंसर तो हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए और बी के बीच दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है ना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये पैरेलल में है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा पैरेलल में है। तो देख सकते हैं ना आप लोग कैसा सीरीज करा है, ये देख सकते हैं सीरीज में है। अब ये सीरीज में दोस्त, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या होगा, इसमें सीरीज में उल्टा करते समानांतर वाला फॉर्मूला रहता है, प्रतिरोध का इसका उल्टा हो जाता है। तो 1/CS CP, 1/CP बराबर क्या हो जाएगा, 1/C प्लस 1/C। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/C। हमको तो CP का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से CP बराबर उलट दो तो C/2, C/2 ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो, C/2 आ गया ना। सबका उम्मीद है आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बता रहे होंगे। तो ये सीरीज में था, ये सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे धारिता के लिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों, तो यह है दूरी का, किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है, याद रखिएगा है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है ना, इमेजिनरी और है ना राइट होता है, सीधा होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग दोस्तों हम लोग किस दृष्टि दोष में करते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों है ना, कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष में, किसमें, दूर दृष्टि दोष में, ठीक है, दूर दृष्टि दोष में। और निकट में अवतल का यूज करते हैं, जरा में द्विफोकसी का है ना, 2 फोकसी होना चाहिए। अविंदुकता में दोस्तों बेलनाकार का, सब बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए तो यहाँ पे जो संबंध होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू भी माइनस म्यू 1 है ना। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप इस सब क्वेश्चन को छोड़ भी देते हो ना, फिर भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है।
चलिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे छोड़ने के लिए नहीं करूँगा, आंसर आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निर्वात में प्रकाशीय का वेग c है तो कांच का मान अगर म्यू बराबर इतना दिए हो तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो अगर कांच का म्यू बराबर आपको मान दिए हुए तो आपको बताना है कि मान क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, म्यू का मान दिया हुआ है 3/2 यानी कहने का मतलब 1.5 है ना। कांच का हमेशा अपर्तनांक क्या होता है 1.5 होता है। कांच का अपर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है। ठीक है, अपर्तनांक का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, हो सके तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 4c/3। क्या याद रखिएगा 4c/3 याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आपको क्या याद रखना दोस्तों 2c 2 से गुना कर देना और इसको उलट करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4/c हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको दिया रहा है यहाँ पे 2c रहेगा, फिर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कांच है तो कांच को उलट के लिख देंगे है ना 2/3। तो यहाँ पे कितना हो जाता है दोस्तों 4 दूना का 8 8c/3 होता है, इतना होता है। अगर यहाँ पे 2c रहता तब, वेग 2c रहता तब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है दोस्तों सामान्य संयोजन के लिए गोलीय दूरदर्शक की लंबाई है। सामान्य संयोजन के लिए गोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी FO + FE। FO प्लस यानी कि ऑब्जेक्ट और आईपीस लेंस के लिए। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो समायोजन के लिए हो जाएगा दूरदर्शक की लंबाई, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की न्यूनतम फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों, तो न्यूनतम दोस्तों हम लोग स्पष्ट देख सकते हुए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अनंत दोस्त अनंत मैक्सिमम जो होगा वो अनंत देखेंगे, मैक्सिमम कितना देखेंगे अनंत दूरी तक। ठीक है, तो आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी को ये 70 MCQ इंपॉर्टेंट लगा है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी अपने इस क्वेश्चन को देख करके इंपॉर्टेंट कर सकें। और फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।